गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ट्रांसफॉर्म्स ज्ञान से परिवर्तन में। तो ये वीडियो आज है परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी कि प्रदर्शन संकेतकों के बारे में, जो कि प्रारंभिक स्कूल शिक्षकों के प्रदर्शन को मापने या फिर दिखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये वो सेल्फ असेसमेंट टूल्स हैं। इन टूल्स के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं कि हम कौन से स्तर पर खड़े हैं, हमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है, अगर ज़रूरत है तो किन किन क्षेत्रों में सुधार करने की ज़रूरत है। और यदि अगर आप लोग इसके बारे में वाकिफ़ हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो ये जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं और ये जो वीडियो है आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकती है। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें ताकि हम जान सकें कि हम कौन से स्तर पे हैं, कौन से स्तर पे नहीं हैं और किस तरह से हम अपने आप को माप सकते हैं। तो आइए जानते हैं परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में। तो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स फॉर द एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स, एनसीईआरटी के शिक्षक विभाग के द्वारा बनाए गए ये कुछ पिंडिक्स हैं। इनके ज़रिए हम जानकारी ले सकते हैं कि हम कौन से स्तर पे खड़े हैं और कहाँ कहाँ सुधार की ज़रूरत है और कहाँ कहाँ हम बढ़िया कर रहे हैं। तो ये कोर कमेटी है एनसीईआरटी की, और उसके बाद कुछ एब्रीवेशंस आ रही हैं, गाइडलाइंस हैं। ये गाइडलाइंस हैं एक तरह के लिए, एक तरह से सभी अध्यापकों के लिए। तो ये छोटी एब्रीवेशंस आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पिंडिक्स, एनसीईआरटी, इंसर्ट, डाइस, आरटी, एससीईआरटी, एसएमसी, एसपीओ, एसएससीक्यू, एमटी, क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स, यूटी, यूनियन टेरिटरी, जो इसमें प्रयोग की गई हैं छोटी छोटी एब्रीवेशंस। तो पिंडिक्स क्या है? तो पिंडिक्स जैसे कि इस वीडियो में पहले भी बताया जा चुका है और पहले भी चर्चा की जा चुकी है कि जो हमारा प्रदर्शन है या हमारा जो विकास है वो दिखाने के लिए या उसको जांचने के लिए इन प्रदर्शन संकेतकों का प्रयोग किया जाता है। पिंडिक्स यानी कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कुछ विशिष्ट मानक होते हैं और कुछ विशिष्ट प्रदर्शन संकेतक होते हैं और कुछ विशिष्ट प्रदर्शन मानक है जिन भी क्षेत्रों में बच्चों को हमें उभारना है। तो अगर बच्चों को हमें उभारना है तो उससे पहले हमें उन क्षेत्रों में हमें मेहनत करनी पड़ेगी जिन क्षेत्रों में हम कमज़ोर हैं। तो इन इंडिकेटर्स के माध्यम से हम जान सकते हैं कि हमें किन किन क्षेत्रों में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, हमें सुधार की ज़रूरत है। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं वो आरटीई की धारा 24 और 29 के तहत भी कार्य करते हैं। और इसके अंतर्गत परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स क्या रहेंगे, क्या मानक रहेंगे जिनके अंतर्गत हमें अपने आप को असेस करना है, अपने आप को देखना है। तो ये मानक हैं: डिज़ाइनिंग लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर द चिल्ड्रन, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर, स्ट्रेटजीज ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, स्कूल डेवलपमेंट और टीचर अटेंडेंस। यानी कि हम बच्चों के लिए किस तरह से सीखने के जो अनुभव हैं वो तैयार करते हैं, हमें अपने विषय वस्तु की कितनी ज्ञान और समझ है, हमें जो सीखने के अनुभव हैं उनको तैयार करने के लिए या उनको अरेंज करने के लिए हमें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ का प्रयोग करते हैं, कौन कौन सी रणनीतियाँ हम अपनाते हैं, हमारे अंतर्व्यक्तिक संबंध कैसे हैं और हम व्यावसायिक विकास में लगे हैं या नहीं लगे हैं, और स्कूल के विकास के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं और अपनी उपस्थिति अधिक से अधिक स्कूल में दर्शाने के लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो आइए विस्तार से हम जानते हैं तो किस तरह से हम लोग रेटिंग करेंगे अपनी। तो रेटिंग जो है वो 1 से 4 के अंक के ज़रिए होगी, जिसमें से 1 जो है वो ये रहेगा कि हम लोग उस निर्धारित मानक को पूरा करते हैं। 2 जो रहेगा वो कि उस मानक तक हम पहुंच रहे हैं। 3 का मतलब रहेगा कि हम उस मानक तक पहुंच चुके हैं, और 4 का अर्थ ये रहेगा कि हम उस मानक को पार कर चुके हैं, उस मानक से ऊपर जा चुके हैं। तो ये एक अच्छा तरीका रहेगा अपने आप को एसेस करने का। तो ये टीचर्स के लिए बहुत अच्छे टूल्स हैं एक तरह से।
तो ये हमें भरने हैं, ये हमें पूरा फॉर्मेट भरना पड़ता है और उसके बाद अंत में हमें जानकारी मिलती है कि हम किस तरह से हम अपनी परफॉर्मेंस को सुधारें, कौन कौन से क्षेत्र में हमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो आइए ज़्यादा से जानकारी के लिए हम देखते हैं परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ये कुछ थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ अध्यापक के बारे में, और उन जानकारियों के बाद ये इंडेक्स शुरू हो जाते हैं। तो पहला जो हमारा स्टैंडर्ड है वो है प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, कि हम बच्चों के लिए किस तरह से अपने सीखने के लिए जो अनुभव हैं वो तैयार करते हैं। उसमें से ये क्या है कि क्या हम किताबों का प्रयोग करते हैं या दूसरे किसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं जब हम योजना बना रहे होते हैं। क्या हम विद्यार्थियों की जो परफॉर्मेंस है, ये जो प्रदर्शन है, उसका जो रिकॉर्ड रखा गया है उसका प्रयोग करते हैं या नहीं। और हमारे लिए बच्चों को लर्निंग एक्टिविटीज़ में एंगेज करने के लिए क्या प्लान्स रहते हैं या नहीं रहते हैं, तो वो, और कलेक्ट एंड प्रिपेयर्स रेलेवेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और क्या हम जो हमारा शिक्षण अधिगम सामग्री है उसका प्रयोग करते हैं या नहीं। तो उस आगे जैसा कि पहले बताया चुका है, अगर हम नहीं करते हैं, अगर सही तरीके से नहीं कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं तो मानक 1 के नीचे टिक लगेगा, और अगर हम उस मानक तक पहुंच रहे हैं तो 2 के ऊपर टिक लगाएंगे, और अगर मानक तक पहुंच चुके हैं तो 3 के ऊपर, अगर उसको हम प्रयोग करके उससे भी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो मानक 4 पे लगाएंगे। तो ये प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग लर्निंग एक्सपीरियंस में एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। किताबों का प्रयोग, स्टूडेंट के रिकॉर्ड का प्रयोग हम करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए। बच्चों को हम लर्निंग एक्टिविटीज़ में के लिए क्या प्लानिंग करते हैं, और किस तरह से शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करते हैं। दूसरा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड या मानक है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट, कि हमारी विषय वस्तु की समझ कितनी है। तो विषय वस्तु की समझ के तहत आता है कि बच्चों के लिए या जो भी हमारे सामने शिक्षार्थी हैं उनके सामने हम जो सूचना देते हैं या जो ज्ञान उनको देते हैं वो कितनी हम स्पष्टता से दे सकते हैं और उदाहरण के साथ देते हैं या नहीं, कोई सही उदाहरण के साथ दे पाते हैं या नहीं। और दूसरा इसमें बिंदु है कि बच्चों की जो विविध ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए जो विषय की समझ है, विषय के ज्ञान का प्रयोग हम कर पाते हैं या नहीं। तीसरा इसमें बिंदु रहेगा कि जो विषय का ज्ञान है तो उसका प्रयोग हम सिलेबस को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए कर पाते हैं नहीं, और जो विद्यार्थियों के द्वारा जो गलतियाँ की जाती हैं उनको ठीक हम कर पाते हैं नहीं। तो उसको भी हम 1 से 4 की स्केल में करेंगे। जिस भी खाने में हमारी परफॉर्मेंस रहती है अपने हिसाब से उसको हम टिक कर देंगे। आगे है स्ट्रैटेजीज़ फॉर फैसिलिटेटिंग लर्निंग, कि हम बच्चों के लिए सीखने के लिए कौन कौन सी गतिविधियाँ, कौन कौन सी रणनीतियाँ बना पाते हैं। तो इसमें जो है वो काफ़ी सारे बिंदु हैं, हम तय करते हैं। तो मुख्य बिंदु क्या रहेगा, इनेबलिंग लर्निंग एनवायरनमेंट एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, कि हमारा कक्ष का जो प्रबंधन है वो कैसा है और हम सीखने का जो वातावरण है वो किस तरह से बना पाते हैं। तो पहला बिंदु इसमें रहेगा कि जो भी हमारे पास कक्ष में स्पेस है या जो भी हमारे पास खाली जगह है उसका प्रयोग हम किस तरह से करते हैं। कक्ष में साफ सफाई रखते हैं, बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं या नहीं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री जो है वो क्लासरूम में लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, या कितना लगाते हैं तो कितना लगाते हैं, उसको भी हमने 1 से 4 के स्केल में हमने लगाना है। और जो बच्चों ने कार्य किया है क्लासरूम में या स्कूल में उसको दिखाते हैं डिस्प्ले बोर्ड पे या कहीं दीवार पे चिपका के। तो अलग अलग गतिविधियां करने के लिए हम बच्चों से जो हम अलग अलग गतिविधियां करते हैं उसका प्रयोग करने के लिए क्या हम फर्नीचर का प्रयोग करते हैं, स्कूल का जो खाली स्पेस है उसका या रूम की खाली स्पेस का प्रयोग करते हैं, क्या हम
आत्मानुशासन और लगातार आना और लगातार विद्यालय आने को प्रोत्साहित करते हैं या नहीं करते हैं। अगला बिंदु रहेगा कि डराना धमकाना या अनुशासन से जुड़ी समस्या का समाधान करने के लिए आगे रहते हैं तो कितना रहते हैं, वो भी इनके इंडिकेटर्स में शामिल है। ट्रीट्स ऑल चिल्ड्रन विद फेयर एंड कंसिस्टेंट, क्या हम सभी बच्चों के साथ एक सामान्य या एक समता का व्यवहार करते हैं, सही व्यवहार करते हैं नहीं, और क्या हम बच्चों को कोई मानसिक या शारीरिक पीड़ा तो नहीं देते हैं, तो ये भी इसको भी हम जान सकते हैं। अगला बिंदु इसी में है कि जो बच्चे रोज़ स्कूल नहीं आते उनको रोज़ ले आने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये भी मानक के तहत आता है। जो भी ड्रॉप आउट है या फिर बच्चे जो स्कूल छोड़ जाते हैं वो क्यों छोड़ जाते हैं, और उन ड्रॉप आउट्स को बचाने के लिए हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, स्कूल के समय का हम कितना प्रयोग कर पा रहे हैं। उसके बाद है क्या हम अपने शिक्षण अधिगम में चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटी या बाल केंद्रित स्ट्रैटेजीज़ या रणनीतियों का प्रयोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, और क्या हम सभी बच्चों को खोजबीन या जांचना परखना प्रयोग करने की छूट देते हैं या नहीं देते हैं। आगे है एक्नॉलेजेस स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेज एंड एनकरेजेस देयर पार्टिसिपेशन, जो भी बच्चा गतिविधियों में भाग ले रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के दौरान, तो क्या हम उनको प्रोत्साहित करते हैं तो कितना करते हैं। क्या हम बच्चों को मौखिक और सांकेतिक क्यूज़ देते हैं, बच्चों को संकेत देते हैं या नहीं देते हैं, और बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए हम प्रोत्साहन करते हैं या नहीं करते हैं। और अलग अलग संसाधन हैं जैसे कि टीचर गाइड है, संसाधन किताब बुक है, ICT या दूसरे किसी प्रकार के किताब का प्रयोग हम लोग करते हैं तो कितना करते हैं, ये भी दिखाता है। क्या हम बच्चों को ध्यान से सुनते हैं, क्या हम साधारण भाषा का प्रयोग करते हैं, क्या हम घर की लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं जहाँ भी ज़रूरत है, और क्या हम बच्चों को एक आदर्श लेखन का दर्शन कराते हैं कि आदर्श लेखन किस प्रकार से होता है, और बच्चों के प्रति हम सम्मान की भावना या फिर उनके लिए केयर करना या उनको रिस्पेक्ट देना, जब हम उनके साथ हम वर्बली या सांकेतिक रूप में हम मौखिक या मौखिक रूप में हम उनसे बातचीत कर रहे हों। आगे असेसमेंट एंड फीडबैक, तो लास्ट स्टैंडर्ड जो है असेसमेंट और फीडबैक है कि हम लोग जो भी बच्चे लर्निंग एक्सपीरियंस लेते हैं तो उसकी हम असेसमेंट और फीडबैक जो है करते हैं नहीं करते हैं। मेंटेन स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर लर्निंग परफॉर्मेंस, कि हम क्या जो विद्यार्थियों का स्टूडेंट प्रोफाइल है वो बना पाते हैं, जैसे कि उसमें उनके डिफरेंट टेस्ट्स होंगे, उनकी असाइनमेंट होगी, उनका रिटर्न वर्क होगा, प्रोजेक्ट होगा, और उनका दूसरी चीज़ें शामिल होंगी एनेक्डोट्स जैसे। और बच्चों की जो प्रोग्रेस है, बच्चों का जो विकास है, वो क्या हम उनके माता पिता के या SMC के साथ साझा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, करते हैं तो कितना करते हैं। तो ये कुछ एक मानक हैं जो हमें बता सकते हैं कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं अपनी पूरी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। और चौथा जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स है, इसमें है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में हमारा बच्चों के साथ संबंध कैसा है, क्या हम उनके प्रति सद्भावना या उनका सम्मान दिखाते हैं बच्चों के प्रति, या बच्चों का सम्मान करते हैं, और क्या हम बच्चों तक अपनी पहुंच को बिना डर या बिना भाव के या बिना किसी हिचक के पहुंचा पाते हैं। हम बच्चों ने जो कंट्रीब्यूशन किया है, बच्चों ने जो सहयोग दिया है, क्या हम उसको प्रोत्साहित कर पाते हैं और जांच पाते हैं कि उन्होंने सच में किया है। रिलेशनशिप विद कोलीग्स, कि अपने साथियों के साथ, हमारे सह शिक्षक या फिर हेड टीचर्स या अन्य स्टाफ के साथ हमारा रिस्पेक्ट का व्यवहार रहता है, या उनको प्रोत्साहित करते हैं कि जो भी उनकी गतिविधियां हैं उनमें, और स्कूल की गतिविधियां अधिक सक्षम रूप से करने के लिए क्या हम उनके साथ
सहयोग करते हैं या उनके साथ संगठित होते हैं ताकि स्कूल अधिक अच्छे तरीके से चल पड़े। और हमारे रिलेशनशिप अभिभावकों के साथ कैसे हैं, समुदाय के साथ कैसे हैं, उसके लिए क्या हम प्रयास कर पाते हैं। तो उसका बिंदु जो रहेगा वो है कि स्कूल की जो विभिन्न गतिविधियां हैं, क्या हम उनको करने के लिए सामुदायिक सहयोग लेते हैं तो कितना लेते हैं, और सामुदायिक कार्यक्रमों में हम कितना भाग लेते हैं, जैसे कि कोई सांस्कृतिक या फिर सामाजिक कार्यक्रम हो उनमें। अगला परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड या प्रदर्शन मानक रहेगा वो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कि हम व्यावसायिक विकास अपना कितना कर पाए हैं। तो इसमें पहला बिंदु है सेल्फ स्टडी पार्टिसिपेशन इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम, कि इन सर्विस शैक्षणिक कार्यक्रमों में हमारा कितना भागीदारी रहती है, हमें क्या विषय वस्तु का ज्ञान जो है वो सेल्फ स्टडी के द्वारा हम उसको अपडेट या फिर अप टू डेट कर पाते हैं, उसको बढ़ा पाते हैं। तो इन सर्विस या हमारी सर्विस के दौरान जो भी शैक्षिक कार्यक्रम है, क्या ज़रूरत के अनुसार उसको उनमें हम जा पाते हैं या जाते हैं, नहीं जाते हैं तो कितना जाते हैं, वो भी मानकों के अनुसार तय होगा। आगे है पार्टिसिपेट्स एंड कंट्रीब्यूट्स रेगुलरली इन CRCC मीटिंग्स। जो भी BRC या CCRC स्तर पर मीटिंग्स होती हैं उनमें हम अपना कितना सहयोग दे पाते हैं या उसको हम कितना अटेंड कर पाते हैं, वो भी इसके दौरान रहेगा। अगला है एंगेजमेंट इन इनोवेशन एंड रिसर्च, कि हमारा नवाचारी और शोध कार्यक्रमों में कितना जुड़ाव रहता है, उसके बारे में है। सेमिनार्स हम कितने अटेंड करते हैं, और क्षेत्रीय स्तर पे हो, चाहे राष्ट्रीय हैं चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, आर्टिकल्स लिखते हैं अखबारों में, जर्नल्स में या मैगजीन्स में, और टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या डेवलप करते हैं या नहीं। तो इससे हम जान पा रहे हैं कि हम कौन से स्तर पर खड़े हैं। स्कूल डेवलपमेंट, तो स्कूल डेवलपमेंट के लिए भी मानक तय किए गए हैं। इसमें से पहला मानक ये दिखाया गया है कि कंट्रीब्यूट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल एक्टिविटीज़, क्या हम विद्यालय की गतिविधि में सहयोग देते हैं तो कितना देते हैं। SMC मीटिंग में जाते हैं, और स्कूल में जो विभिन्न फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मॉर्निंग असेंबली है, कल्चरल प्रोग्राम्स है, स्पोर्ट्स और गेम है, और नेशनल डेज के सेलिब्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, कौन से स्तर पे खड़े हैं, 1 पे हैं, 2 पे हैं, 3 पे हैं, 4 पे है। अगला है कोऑपरेट इन ऑर्गेनाइजिंग स्कूल एक्टिविटीज सच एज गार्डनिंग, हेल्थ, हाइजीन, मिड डे मील्स, क्या हम सहयोग देते हैं जो भी स्कूल में गतिविधियाँ चलती हैं, जैसे कि गार्डनिंग है, स्वास्थ्य के कार्यक्रम हैं, स्वच्छता के अभियान, या फिर मध्याह्न भोजन की गतिविधियां हैं, क्या हम उनमें कितना सहयोग दे पाते हैं। टीचर अटेंडेंस, क्या हम स्कूल रोज़ जाते हैं, और क्या स्कूल की जो टाइमिंग्स हैं रोज़ाना की, क्या हम उस अनुसार जाते हैं या पहले जाते हैं, बाद में जाते हैं, तो उस स्टैंडर्ड पे हम अपने आप को कहाँ पाते हैं। तो ये 7 परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो बताए गए थे हम उनके द्वारा, तो इन स्टैंडर्ड पे हम कहाँ पे खड़ा उतरते हैं, क्या हम बिलो हैं या उस स्टैंडर्ड तक पहुँच रहे हैं, या उस स्टैंडर्ड पर पहुँच चुके हैं, या उस स्टैंडर्ड को पार कर चुके हैं, उन मानक को पार कर चुके हैं। तो ये सारा इंडेक्स वही बताते हैं। और फिर यहाँ पे हमें एक हमारी जो खुद की असेसमेंट है उसके आधार पर हमें ये बताना है कि कहाँ कहाँ हम अपने आप को संतुष्ट महसूस करते हैं और कहाँ कहाँ मुझे जो है इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो वो इन खाली लाइनों में हम लिख सकते हैं। उसके बाद बेस्ड ऑन द टीचर प्रोफाइल्स, यहाँ पे हर टीचर या सुपरवाइज़र के सिग्नेचर रहेंगे। और उसके बाद परफॉर्मेंस सीट जो है वो कंसोलिडेटेड भरी जाएगी। कंसोलिडेट अध्यापक के नाम के साथ साइकिल 1 यहाँ बोला गया है। पहला जो
यूँ कह लें पहला तिमाही जो है उसके अंत का है या तीसरा तिमाही के अंत का है, तो उसको हम साइकिल 1 या साइकिल 2 कह देंगे। तो फिर से हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स या परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स इसके अनुसार क्या हैं। तो सीरियल नंबर 1 पे हम देख पा रहे हैं कि लर्निंग एक्सपीरियंस डिज़ाइंस, बच्चों के लिए हम लर्निंग एक्सपीरियंस डिज़ाइन कितना कर पाते हैं। तो ऊपर जो हमने फॉर्म भरी उसमें से अगर हमारे अधिकतर अंक जो हैं, अधिकतर रेटिंगें जो हैं वो अगर 2 के तहत हैं तो हम दो पे टिक करेंगे, या फिर और अगर कितने हमारे मानक जो हैं 2 के तहत हैं और कितने मानक 3 के तहत है, कितने मानक 4 के तहत है, कितने मानक 1 के तहत हैं, तो इन खानों में भर के उसके बाद नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड अंडरस्टैंडिंग, समझ कितनी है, ज्ञान कितना है विषय वस्तु का, वो भी इन मानकों के तहत भर के कितने मानक 2 के तहत आते हैं, कितने 3 के तहत, कितने 4 के तहत। उसके बाद फैसिलिटेट लर्निंग, हम शिक्षण की गतिविधियाँ किस तरह से अरेंज करते हैं वे भी इसके अंतर्गत आएंगी। वे भी हम मुख्य बिंदु कई सारे थे और उन बिंदुओं में हम कितने बिंदु 2 के तहत आ पाते हैं, कितने 1 के तहत, कितने 3 के तहत। इस तरह से हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अंतर व्यक्ति विकास, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत विकास, या फिर हम व्यावसायिक विकास भी कह सकते हैं, स्कूल डेवलपमेंट, टीचर अटेंडेंस, और फिर इन सभी मानकों का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है और जो ग्रैंड टोटल है वो नीचे यहाँ पे रहेगा। तो इस तरह से हमें अपनी खुद की परफॉर्मेंस पता चल जाएगी कि हम यहाँ पे कहाँ पे स्टैंड करते हैं। और यहाँ पे ये बताया गया है कि जो कंसोलिडेट रेटिंग जो है वो सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट जो टीचर के द्वारा दी गई है, जो या फिर क्लासरूम ऑब्जर्वेशन किया गया है टीचर का, या बातचीत की गई है स्टूडेंट के साथ, और फिर उसको डिवाइड करके और उसके बाद टोटल रेटिंग को हम निकालेंगे डिवाइड करके। यहाँ पे लिखा कि ओवरऑल परफॉर्मेंस कैन बी कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द ग्रांड टोटल बाय 7। जो भी हमारा ग्रांड टोटल आएगा उसको हम 7 के साथ भाग करेंगे, और जो हमारा नियरेस्ट होल नंबर है, अगर दशमलव में आता है तो नियरेस्ट होल नंबर के साथ हम उस रेटिंग अगर वो हमारी रेटिंग हमें मिल जाएगी। तो ये थे पिंडेक्स, और उसके बाद सभी अध्यापकों के हम इसी तरह से भर सकते हैं अगर हम हेड टीचर हैं। और ये जो तैयार किया गया है विभिन्न एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किया गया है, ये एक्सपर्ट्स के नाम आप देख पा रहे हैं। तो मेरी दृष्टि में ये जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स या परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं, ये एक ऐसे मानक हैं, ये ऐसे संकेतक हैं। इन संकेतकों के मदद से हम अपने व्यक्तित्व या अपने शैक्षणिक व्यक्तित्व या शिक्षक व्यक्तित्व का पूरी तरह से निचोड़ निकाल सकते हैं कि इतना काम करने के बाद हमें अपने व्यक्तिगत स्तर पर कितना काम और करने की ज़रूरत है, या हमें किन किन क्षेत्रों में सुधार करने की ज़रूरत है, किन क्षेत्रों में हम बेहतर हैं, किन में हमें सुधार करना है, किन में हमें बने रहना है उस स्तर पर या उस स्तर से आगे जाना है। तो ये एक बहुत बेहतरीन रेटिंग है, बेहतरीन संकेतक दिए गए हैं एनसीईआरटी के द्वारा। तो सभी से मेरी गुजारिश ये रहेगी, सभी अध्यापक साथियों से, कि इसका प्रयोग ज़रूर करें, ज़रूर करें, ताकि हम लोग अपने मानकों पर खड़ा उतर सकें और अपने जो अध्यापक जीवन है उसमें भी विशिष्ट कर सकें, उसमें भी बढ़िया कर सकें और अपने बच्चों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सकें। तो इसी वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य विषय में के साथ, या अन्य विषय में किसी अन्य वीडियो।